नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो चलते हैं। आज का जो हमारा बिंदु है वो है खून का टीका उपन्यास। आज हम खून का टीका उपन्यास के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। लगभग 125 प्रश्न हम जो है करने जा रहे हैं। इन प्रश्नों को करने के बाद खून का टीका उपन्यास से आपका एक भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। अगर कहीं ऐसा हुआ कि आपको नहीं आता है तो फिर वो किसी को भी नहीं आता होगा। यादवेंद्र शर्मा चंद्र, चले शुरुआत करते हैं। खून का टीका उपन्यास। अगर आपने इससे पहले की क्लास खून का टीका का सारांश नहीं देखा है तो वो जरूर देख लेना। उसमें मैंने पूरे के पूरे उपन्यास को बहुत ही सरल शब्दों में करवा दिया। पात्र परिचय, लेखक परिचय और सारांश, ये तीनों चीज़ें उसमें करवाई हैं। अच्छे से आपकी बात समझ में आ जाएगी। खून का टीका उपन्यास किस प्रकार का उपन्यास है, थोड़ा स्पीड से चलेंगे। खून का टीका उपन्यास किस प्रकार का उपन्यास है, तो खून का टीका उपन्यास जो है वो ऐतिहासिक उपन्यास है। किस प्रकार का उपन्यास है? खून का टीका उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास है। किसका है खून का टीका? खून का टीका यादवेंद्र शर्मा चंद्र का उपन्यास है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र का उपन्यास है। कहाँ के रहने वाले थे यादवेंद्र शर्मा चंद्र? बीकानेर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बीकानेर में के रहने वाले थे और बाद में जयपुर जाकर बस गए थे। इनकी एक कहानी थी जिसका नाम था जमारो। इनकी एक कहानी संग्रह था जिसका नाम था जमारो, जिसे 1989 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनकी एक कहानी थी जमारो, जिसे 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी एक कहानी भी थी, यादवेंद्र शर्मा चंद्र की एक कहानी थी, ऐसा ही कुछ नाम है, रानी सती, ऐसा कुछ होता है, आगे कुछ और है। तो ये जो फिल्म है रानी सती नाम से इनकी एक फिल्म थी। मतलब एक फिल्म आई थी राजस्थान के अंदर, जो पहली राजस्थानी या पहली रंगीन राजस्थानी फिल्म थी। पहली रंगीन राजस्थानी फिल्म थी जिसकी पटकथा यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने लिखी थी। जिसकी पटकथा यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने ही लिखी थी। ठीक है ना। खून का टीका उपन्यास कौन है? खून का टीका उपन्यास का नायक कौन है? नायक है राणा हमीर। कौन है? राणा हमीर है। ये राणा हमीर के जीवन से संबंधित उपन्यास लिखा गया है खून का टीका। और राणा हमीर जो है वो कहाँ के शासक थे? चित्तौड़ के। कहाँ के? चित्तौड़ के थे। कहाँ के? चित्तौड़ के। किस वंश से थे? सिसोदिया वंश। खून का टीका उपन्यास में वर्णित काल्पनिक चरित्र है। खून का टीका उपन्यास में वर्णित काल्पनिक चरित्र है। कौन कौन से हैं काल्पनिक चरित्र? ठीक है ना। खून का टीका उपन्यास में वर्णित काल्पनिक चरित्र है अनंग सिंह, पवन सिंह, शेरा मेरा, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। अगर आपने पहली सारांश नहीं देखा है और अगर पढ़ा भी नहीं है कहीं से तो आप पढ़े जरूर। ठीक है ना। अनंग सिंह, पवन सिंह और शेरा मेरा। अब थोड़ा सा मैं बता दूं, हो सकता है किसी ने नहीं पढ़ा हो और कोई पढ़ना भी नहीं चाहता हो, तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूं। क्या है? अनंग सिंह जो है वो किसका? हमीर सिंह। हमीर की तरफ से लड़ता है, युद्ध में हमीर की तरफ से लड़ता है। ये एक क्रूर जागीरदार है। वैसे इसके बारे में आ जाएगा आगे, इसलिए ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ये एक क्रूर जागीरदार है। पवन सिंह जो है वो भी इसका विश्वास पात्र सेनापति है हमीर का। ठीक है ना। और शेरा और मेरा जो है ये भी हमीर की तरफ से लड़ते हैं। पवन सिंह की क्या है कि पवन सिंह जो है हमीर का विशेष सेनापति है, विश्वास पात्र योद्धा है। और पवन सिंह का छोटा भाई है खेत सिंह। पवन सिंह का छोटा भाई है खेत सिंह। और खेत सिंह के दो विश्वास पात्र भील नायक हैं, शेरा और मेरा। ठीक है ना। तो ये है शेरा मेरा, उपयुक्त सभी। ये सभी के सभी काल्पनिक पात्र हैं। खून का टीका उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? खून का टीका उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है?
राणा सांगा चित्तौड़ के राणा हमीर, राणा मोकल चित्तौड़ के राणा हमीर के जीवन पर आधारित है। चित्तौड़ के राणा हमीर के जीवन पर आधारित है खून का टीका उपन्यास, यादवेंद्र शर्मा चंद्र द्वारा रचित खून का टीका उपन्यास। खून का टीका उपन्यास की प्रारंभिक पंक्ति है, खून का टीका उपन्यास की प्रारंभिक पंक्ति है, बताइए कौन सी है प्रारंभिक पंक्ति? प्रारंभिक पंक्ति है मुझे बलिदान दो, मुझे बलिदान दो, मुझे बलिदान दो, मुझे बलिदान दो। उत्तर है ए, ठीक है ना। और ये पंक्ति किसकी है? राणा लाखा की कुल देवी की, राणा लाखा की कुल देवी की ये पंक्ति है, मुझे बलिदान दो, मुझे बलिदान दो। ये शब्द किसको सुनाई देते हैं? ये शब्द राणा लाखा को सुनाई देते हैं। राणा लाखा मान लो, या फिर आप मान लो लक्ष्मण सिंह, या फिर आप मान लो लक्ष्मण सिंह। कौन है लक्ष्मण सिंह? लक्ष्मण सिंह राणा रतन सिंह का, राणा रतन सिंह का विश्वास पात्र योद्धा है, विश्वास पात्र योद्धा है। ये रतन सिंह, ये बात कब की चल रही है खून का टीका उपन्यास की? ये कहानी जो है उस समय की है, उसके बाद की। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत तब की है जब 1303 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था और वह चित्तौड़ को घेर कर बैठा हुआ है। उस समय ये कहानी शुरू होती है, ये उपन्यास शुरू होता है खून का टीका। फिर आगे तक चलता है और वहाँ तक चलता है जब अलाउद्दीन खिलजी इसे जीत लेता है और फिर अलाउद्दीन खिलजी इसे मालदेव को सौंप जाता है। मालदेव जो जालौर का राजा है, और मालदेव फिर इसे अपने बेटे जैसा को सौंपकर जालौर चला जाता है। और फिर हमीर बड़ा होता है, बड़ा होकर वह जैसा से चित्तौड़ को पुनः प्राप्त करता है। तब तक ये कहानी उपन्यास जो है चलता रहता है। ये कुछ चीज़ें हैं, ये वैसे पीपीटी थोड़ी पुरानी है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं थोड़ा सा। अपना ऐप है, किस नाम से है? संकुल मार्गदर्शन के नाम से अपना ऐप है, संकुल मार्गदर्शन, ठीक है ना। इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल व नगेंद्र की टेस्ट सीरीज भी है वहाँ पर, और वो आपको, ठीक है, वहाँ पर इसकी कुछ निःशुल्क क्लासें मिल जाएंगी, वो देखें। 63,771 24,802 पर इसकी पीपीटी भी मिल जाएगी। वरिष्ठ अध्यापक का संपूर्ण कोर्स जो है वो आपको 199 रुपये में प्राप्त हो जाएगा। वरिष्ठ अध्यापक का अभी मौका है, फिर बार बार नहीं मिलेगा, ये बता दूं मैं आपको। राणा रतन सिंह का विश्वसनीय सामंत कौन था? राणा रतन सिंह का विश्वसनीय सामंत कौन था? अभी हम पढ़ कर गए हैं, कौन था? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह था। तो अरसी कौन था? अजय सिंह कौन था? बप्पा रावल इसमें है ही नहीं, ठीक है ना। राणा लक्ष्मण सिंह लाखा, राणा रतन सिंह का विश्वसनीय। राणा रतन सिंह का विश्वसनीय लक्ष्मण सिंह लाखा था। इस लाखा के दो पुत्र थे, बड़ा पुत्र था अरसी और छोटा पुत्र था अजय सिंह। इसके कुल कितने पुत्र थे? इसके कुल पुत्र थे 12 पुत्र थे, जिसमें से इस उपन्यास में 2 के इनाम बताए गए। अरसी जो था अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए मारा गया था। अरसी जो था वो अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए मारा गया था। और अजय सिंह को लक्ष्मण सिंह ने जंगलों में भेज दिया था, जंगलों में भेज दिया था कि अगर हम हार जाएं तो तुम पुनः शक्ति इकट्ठी करना और फिर से चित्तौड़ को जीतना। और हमीर जो है इस उपन्यास का नायक, वो अरसी का पुत्र है, अरसी का पुत्र है हमीर। राणा हमीर जो इस उपन्यास का नायक है वो इसी अरसी का। लक्ष्मण सिंह जो कौन है? रतन सिंह का विश्वास पात्र सामंत है, और इसी का बेटा है अरसी। अरसी उस युद्ध में मारा जाता है, लेकिन उसका बच्चा बच जाता है राणा हमीर, जो बाद में चलकर राणा हमीर बनता है।
और चित्तौड़ को पुनः प्राप्त करता है। अजय सिंह से तो प्राप्त नहीं होता। चित्तौड़ पर उत्सर्ग होने के लिए प्रथम महाराणा किसे बनाया गया? चित्तौड़ पर उत्सर्ग होने के लिए, तो चित्तौड़ पर उत्सर्ग होने के लिए प्रथम महाराणा किसे बनाया गया? प्रथम महाराणा अरिसिंह को बनाया गया। उत्सर्ग क्या होना था, ठीक है ना। प्रथम महाराणा का क्या सस्पेंस है? तो ये वो सस्पेंस है कि मुझे बलिदान दो, मुझे बलिदान दो। राणा लाखा को स्वप्न में ये आवाज़ें आती हैं और स्वप्न में उसे उसकी कुल देवी दिखाई देती है। वो कहती है कि मुझे बलिदान दो, मुझे बलिदान दो। क्या है कि मुझे बलिदान दो, मुझे बलिदान दो। तब वहाँ आकर रतन सिंह से कहता है कि देवी जो है वो बलिदान मांग रही है और राजवंश से ही किसी का बलिदान मांग रही है, किसी को राजकुमार बनकर या राजा बनकर अपना बलिदान देना होगा। तब अरिसिंह जो वो कहता है कि मैं राजा बनकर बलिदान दूंगा। तब वह राजा बनकर अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध लड़ता है और वीरगति को प्राप्त होता है। तो ये है प्रथम महाराणा बनना। प्रथम महाराणा अरिसिंह बना था और उत्सर्ग मतलब बलिदान देना। युद्ध क्यों होता है? युद्ध क्यों होता है? मनुष्य मनुष्य को इतनी निर्दयता से क्यों मारता है? उपयुक्त विचार किसके मन में कौंधा? किसके मन में कौंधा? राणा रतन सिंह के, लाखा के, अजय सिंह के, महाराणा अरिसिंह के। तो किसके? महाराणा अरिसिंह के। अरिसिंह के क्यों कौंधा? ये अरिसिंह वही है, किसके पुत्र हैं? लाखा के, लक्ष्मण सिंह के ये पुत्र हैं और यही वीरगति को प्राप्त होते हैं। किसके खिलाफ युद्ध में? अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ। और ऐसे विचार क्यों आते हैं युद्ध के बारे में? इनके युद्ध क्षेत्र में ही इनके मन में ऐसे विचार आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये ग्रामबाला से विवाह कर चुके थे ठीक है ना, और उसे छोड़कर युद्ध में आए थे और उसे बताकर भी नहीं आए थे, उसे छोड़कर युद्ध में आ गए थे। और अब उन्हें पता था कि अब उन्हें 100% मतलब वीरगति प्राप्त होगी, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी उसकी सेना बहुत बड़ी थी, तो उन्हें पहले से पता था कि इस युद्ध में उन्हें वीरगति ही प्राप्त होगी। अतः इस प्रकार के मन में आ रहे थे कि युद्ध क्यों होता है, मनुष्य मनुष्य को इतनी निर्दयता से क्यों मारता है। महाराणा अरिसिंह के अनुसार युद्ध का मूल कारण है, महाराणा अरिसिंह के अनुसार युद्ध का मूल कारण है। क्या है मूल कारण? मनुष्य की अधिकार लिप्सा, रूप और अर्थ की चिरंतन भूख। ठीक है ना। युद्ध का जो मूल कारण है वो क्या है महाराणा अरिसिंह के अनुसार? कि मनुष्य की अधिकार लिप्सा, रूप और अर्थ की चिरंतन भूख। उत्तर है स, ए व ब दोनों। ठीक है ना। मनुष्य की अधिकार लिप्सा। युद्ध किस लिए होता है? दूसरे के देश को, दूसरे के क्षेत्र को, दूसरे के राज्य को जीतने के लिए। तो मनुष्य की अधिकार लिप्सा, दूसरे के क्षेत्र पर अधिकार करने की जो लालच है वो। दूसरा, रूप पर मोहित हो जाना और धन प्राप्त करना, ये कारण रहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती के रूप पर मोहित हो गया था, इसलिए उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ओ अश्वारोही ठहर, खेत को मत उजाड़, कथन किसका है? ओ अश्वारोही ठहर, खेत को मत उजाड़, कथन किसका है? एक गडरिये का, एक ग्रामबाला का, एक खेत के मालिक का, एक चरवाहे का। तो किसका है प्यारे बच्चों? एक ग्रामबाला का। ठीक है ना। ये ग्रामबाला कौन है? यही ग्रामबाला। यह कथन किससे है? यह कथन है अरिसिंह से। ग्रामबाला का कथन किससे है? अरिसिंह से। अरिसिंह कौन है? जो ग्रामबाला का पति बनता है बाद में। अरिसिंह कौन है? ग्रामबाला का पति। और ये दोनों कौन है? ये दोनों हमीर के, राणा हमीर के माता पिता है। हमीर कौन है? हमीर खून का टीका उपन्यास का नायक है। हमीर कौन है? खून का टीका उपन्यास का नायक है। पूरा याद करवा दूंगा जब तक सारे प्रश्न होंगे। 125 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। 125 प्रश्न पढ़ने के बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि खून का टीका उपन्यास को खोल कर भी एक बार भी आप देखो। एक बार भी देखने की, मैंने देख लिया ना, आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुल के वास्ते आया था, खार भी नहीं मिला,
कथन किसका है? गुल के वास्ते आया था, आया था। तो कौन आया था गुल के वास्ते? गुल पद्मावती के लिए, ठीक है ना। और खार भी नहीं मिला क्योंकि उसे वहां चित्तौड़ में कुछ भी नहीं मिला था। किसका कथन है ये? अलाउद्दीन खिलजी का कथन है। किसका कथन है प्यारे बच्चों? अलाउद्दीन खिलजी का कथन है। रक्त पिपासु संभाल, मैंने इसमें एक बात अवश्य रखी है, वो बात ये है कि जो कथन विरोधाभासी है, हम क्या नॉर्मली धारणा, जब हम उपन्यास पढ़ते हैं तो हम एक धारणा बना लेते हैं कि कौन सा किस प्रकार का व्यक्ति है, ठीक है ना, किसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। तो उसमें बहुत से कथन ऐसे आते हैं जो विरोधाभासी होते हैं, तो अचानक से हम उनको भूल जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, ये कथन तो इसका कैसे हो सकता है। जैसे इसमें एक कथन है जैसा का। जैसा का क्या कथन है कि जहां मेवाड़ का पसीना बहेगा वहां मेरा खून बहेगा। जहां मेवाड़ का पसीना बहेगा वहां मेरा खून बहेगा। अब जैसा कौन है? जैसा तो वो है। जैसा कौन है? जैसा तो मालदेव का बेटा है। जैसा कौन है? मालदेव का बेटा है, ठीक है ना, मालदेव का पुत्र है जैसा तो। और इसने क्या किया था? चित्तौड़ पर, ये सारी बातें याद रह जाएंगी क्योंकि चित्तौड़ पर इसने अधिकार किया था। किसने? जैसा ने। और अभी कौन कर रहा था राज्य? जैसा कर रहा था। जैसा किसका विरोधी था? हमीर का। जैसा का युद्ध किसके साथ हुआ था? हमीर के साथ। ये सारी बातें तो याद रह जाएंगी, कथन हमें याद नहीं रहते हैं। तो ऐसा कथन कोई आएगा तो हम सोचेंगे हो ही नहीं सकता कि जैसा तो चित्तौड़ का विरोधी था, तो फिर वो कैसे कहेगा कि जहां चित्तौड़ का खून पसीना बहेगा वहां मेरे खून बहेगा। लेकिन आखिर में उपन्यास के अंत में वो ऐसा कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि हमीर जब उसे पकड़ लेता है, जेल में डाल देता है, तब उसे लगता है कि अब उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसलिए मौत के डर से वह गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मैं तो तुम्हारी गाय हूं, ठीक है ना, तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगा, मुझे एक बार बख्श दो। और उसके साथ साथ वो कहता है कि जहां मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जहां चित्तौड़ का पसीना बहेगा वहां मेरा खून बहेगा। तो ऐसे विरोधाभासी जो कथन है वो मैं जरूर लेकर आया हूं। रक्त पिपासु संभाल अपना चित्तौड़, जो कल वीरों की लीला भूमि थी और आज मरगट है। कथन किसका है? कथन किसका है? देवी का, एक वृद्धा बुढ़िया का, एक विधवा का, अरिसिया का। तो किसका है? एक वृद्धा बुढ़िया का। किससे है? अलाउद्दीन खिलजी से। किससे है ये कथन? अलाउद्दीन खिलजी से ये कथन है। किससे है? अलाउद्दीन खिलजी से। रक्त पिपासु संभाल अपना चित्तौड़, जो कल वीरों की लीला भूमि थी और आज मरगट है। कथन किसका है? एक वृद्धा बुढ़िया का है। और किससे है? अलाउद्दीन खिलजी से है। हमीर अपनी विधवा मां देवी के संरक्षण में कहां रह रहा था? हमीर विधवा मां देवी, ठीक है ना, यही वह ग्राम बाला है जो बार बार आएगी, ग्राम बाला नाम से, ठीक है ना। हमीर की मां कहां रह रहा था? ऊनवा गांव में। ऊनवा गांव में रह रहा था। कैलवाड़ा में कौन रह रहा था? कैलवाड़ा में अजय सिंह रह रहा था। मुंजा बालेचा, मुंजा बालेचा, मैं उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। उपयुक्त कथन किसका है? हमीर का, अजय सिंह का, हरि सिंह का? कोई नहीं। तो किसका है? हमीर का है। किससे है? चाचा अजय सिंह से। किससे है? चाचा अजय सिंह से। मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी बेटे, तुम जरूर राणा बनोगे, तुम अवश्य अपने शत्रुओं का दमन करोगे। उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन किसका है? लाखा का, हमीर की मां देवी का, अजय सिंह का, पवन सिंह का? किसका है बताइए। अब ऐसा कथन है, ऐसा प्रश्न जरूर याद रखना है। क्यों याद रखना है? कि मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी बेटे, तुम जरूर राणा बनोगे, तुम अवश्य अपने शत्रुओं का दमन करोगे। उपयुक्त कथन किसका है? लाखा का? लाखा का तो नहीं हो सकता क्योंकि लाखा तो कब कहीं चला गया था। अजय सिंह का हो सकता है,
हमीर की माँ देवी का हो सकता है, पवन सिंह का नहीं हो सकता। मुझे तुमसे ऐसी आशा थी बेटे, बेटे शब्द का प्रयोग पवन सिंह नहीं करेगा, तो इन दोनों में से हो सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। आप देखोगे कि मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी बेटे, तुम जरूर राणा बनोगे, तुम अवश्य अपने शत्रुओं का दमन करोगे। तो किसका है ये? हमीर की माँ देवी का है, अजय सिंह का नहीं है। ऐसे कथन को याद रखना है, कहीं आप हमीर सिंह अजय सिंह न समझ ले। समय की प्रतीक्षा में अवसर चले जाते हैं, समय की प्रतीक्षा में अवसर चले जाते हैं, कथन किसका है? अरि सिंह का, राणा रतन सिंह का, लाखा का या हमीर का? तो हमीर का है। और किससे है? चाचा अजय सिंह से। सांप के बेटे, इस तरह से मैंने कोशिश की है कि कथनों को भी लेकर आया हूं मैं, और आपको अच्छे से याद करवाने का भी प्रयास करूंगा, ठीक है ना। महत्वपूर्ण कथन, जिससे क्या है कि तुम उपन्यास को जो अच्छे से जान पाओगे, ठीक है ना। इनसे संबंधित भी, उपन्यास से संबंधित जो आपने नहीं पढ़ा है वहां से भी प्रश्न आएंगे, तो भी तुम हल कर पाओगे। ये सारे सारांश देखने के बाद पहले आप सारांश भी देख लेना। खून का टीका उपन्यास की 2 क्लासें आने वाली है, एक सारांश वाली है जिसमें यादवेंद्र शर्मा चंद्र का परिचय है, पात्र परिचय है और सारांश है, और एक क्लास ये है जिसके अंदर 125 प्रश्न है, सारांश सहित, व्याख्या सहित। सांप के बेटे का काम काटना होता है, मुझे शत्रु को परास्त, सांप के बेटे का काम काटना होता है। सांप के बेटे का काम काटना होता है, मुझे शत्रु को परास्त करने की आज्ञा दीजिए, परिणाम की चिंता को छोड़िए। उपयुक्त कथन किसका है? हमीर का, अजय सिंह का, अरि सिंह का, पवन सिंह का? तो किसका है? हमीर का। उपयुक्त कथन किसका है? हमीर का है। असंभव और नहीं शब्द, मुझे असंभव और नहीं शब्द में, असंभव और नहीं शब्द में मुझे श्रद्धा और विश्वास दोनों नहीं है, कथन किसका है? किसका कथन है? राणा हमीर का। किसका कथन है ये? राणा हमीर का। टिक्का दौड़ में कौन शहीद हुआ था? टिक्का दौड़ में कौन शहीद हुआ था? तो टिक्का दौड़ में कौन शहीद हुआ था? शीरा, खेतसी, दोनों, शीरा और खेतसी दोनों शहीद हुई थी, शेरा व खेतसी। टिक्का दौड़, ठीक है ना। टिक्का दौड़ क्या होती है कि जैसे ही कोई राजा बनता है, उसे टिक्का दौड़ की रस्म अदा करनी होती है, क्योंकि राणा हमीर ने मुंजा बालेचा को मारा था। मुंजा बालेचा को मारने पर, भील सरदार मुंजा बालेचा को मारने पर अजय सिंह ने उसे मेवाड़ का या चित्तौड़ का शासक राणा घोषित कर दिया था, चित्तौड़ का राणा घोषित कर दिया था। ऐसी स्थिति में उसे अपने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करके उसे जीतना होता है, यही टिक्का दौड़ होती है। अब टिक्का दौड़ के लिए उन्होंने क्या चुना कि मुंजा बालेचा तो मारा गया, लेकिन उसका साथ देने वाले जो लोग थे उनका था सेलिया का बालेचा दुर्ग, सेलिया का बालेचा दुर्ग था, उसको प्राप्त करने के लिए टिक्का दौड़ हुई थी, ठीक है ना। इस टिक्का दौड़ का जो इस टिक्का दौड़ में कौन थे? हमीर था, पवन सिंह था, पवन सिंह का छोटा भाई खेतसी था, और खेतसी के विश्वास पात्र शेरा और मीरा थे। भील सरदार थे दोनों के दोनों, और इस युद्ध में खेतसी और शेरा को वीर गति प्राप्त हुई थी। और कहते हैं कि इन्हीं के कारण वीर गति
वीर गति प्राप्त हुई थी, क्योंकि वहाँ ऐसी स्थिति आ जाती है कि युद्ध मतलब जीतना नामुमकिन हो जाता है। अब ऐसा था कि अगर युद्ध जीता जाए तो किसी को ऐसा कार्य करना था कि अंदर जाना था, भी वो जीत नहीं पा रहे थे, गढ़ के अंदर, दुर्ग के अंदर जो जा नहीं पा रहे थे और जा भी नहीं सकते थे, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में यह था कि जो अंदर जाएगा, अगर कोई अंदर चला जाता है तो किसी न किसी तरह से वो जीत सकते हैं, लेकिन जो अंदर जाएगा वो ये तय था कि वो मारा जाएगा, ये तय था कि उसे वीरगति मिलेगी। ऐसी स्थिति में खेतसी कहता है कि हम अपने राजा को हारने नहीं दे सकते, चाहे हमें अपनी जान ही क्यों न बलिदान करनी पड़े। तब शेरा और खेतसी दोनों अंदर जाते हैं और इस तरह से फिर वो वीरगति को प्राप्त होते हैं, लेकिन राणा को युद्ध में विजय प्राप्त होती है। खून का टीका उपन्यास में युद्ध पिपासु पुरुष किसे कहा गया है? खून का टीका उपन्यास में युद्ध पिपासु पुरुष किसे कहा गया है? खून का टीका उपन्यास में क्या बात है? युद्ध पिपासु पुरुष। अब जैसे ऐसी बातें हैं वो याद रखनी है। युद्ध पिपासु पुरुष अजय सिंह को, मुंजा बालेचा को, अनंग सिंह को, खेतसी को किसके लिए कहा गया है? अनंग सिंह को, मुंजा बालेचा को किसको कहा गया है? युद्ध पिपासु। तो किसको कहा गया है? युद्ध पिपासु कहा गया है अनंग सिंह को। किसको कहा गया है? अनंग सिंह को। कौन था अनंग सिंह? एक क्रूर जमींदार था और किसके साथ था? हमीर के साथ। और युद्ध में इसे किसने मारा था? मालदेव के बेटे ने, जैसा ने मारा था, ठीक है ना। इनके परिचय बार बार इसलिए बताता हूं क्योंकि एक बार में आपको याद नहीं होंगे, बार बार बताएंगे तो याद हो जाएगा, इनके बारे में आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। फिर इनसे संबंधित भी कोई प्रश्न आएगा तो आप समझ पाओगे कि अनंग सिंह कैसा था। अब कथन आ गया कोई, जो आपने, मैंने कथन यहाँ काफ़ी सारे दिए हैं, लेकिन कोई ऐसा कथन आ जाता है जो हमने नहीं पढ़ा है, तो उसमें उस कथन को देखकर आप अंदाजा लगा लोगे कि ये अनंग सिंह का है, ये पवन सिंह का है, क्योंकि कथन जो आएंगे वो महत्वपूर्ण आएंगे, विशेष कथन है जो, ठीक है ना। और वैसे मैं लगभग लेकर आया हूँ, तो विशेष कथन होंगे वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि नॉर्मल जो पात्र है उसका कथन नहीं आने वाला, जो विशेष पात्र है उनके कथन आने वाले हैं। तो कथन देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये अनंग सिंह का है, या फिर अजय सिंह का है, या फिर कामदार मोजीराम का है, या फिर हमीर का है, या हमीर की माँ देवी का है, लाखा का है, अरी सिंह का है, ग्रामबाला का है, किसका है? अनंग सिंह को किन किन नामों से संबोधित किया गया था? अब अनंग सिंह के बारे में देख लो। अनंग सिंह को किन किन नामों से संबोधित किया गया था? अनंग सिंह है क्या? कोई अनंग सिंह तो नहीं है? चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनंग सिंह है, अनंग सिंह है, वैसे मिल ही जाएगा इसमें, ठीक है ना। अनंग सिंह है, मिल गया। युद्ध पिपासु पुरुष, खुंखार भेड़िया, उन्मत्त गजसा, ये सभी उपमाएं जो है, उपाधियां किसको दी गई है? अनंग सिंह को ही
दी गई है। युद्ध पिपासु पुरुष किसे कहा गया? अनंग सिंह को। खूंखार भेड़िया किसे कहा गया है? अनंग सिंह को। उन्मत्त गज सा किसे कहा गया है? अनंग सिंह को। ठीक है ना। अनंग सिंह ऐसी देखकर आप ये मत सोच लेना कि अनंग सिंह बुरा था, बुरा नहीं था। अनंग सिंह ने महिप सिंह को मौत के घाट उतारा था, जो हमीर की आलोचना कर रहा था, और इसने अनंग सिंह का अंतिम समय तक हमीर का अंतिम समय तक युद्ध साथ दिया था। तुम मनुष्यता से पृथक पृथक होते जा रहे हो। उपयुक्त कथन किसने किससे कहा? तुम मनुष्यता से पृथक होते जा रहे हो। ठीक है ना। किसने कहा? ऐसा कथन कौन कह सकता है? अब मनुष्यता से पृथक कौन हो सकता है? हमीर तो हो नहीं सकता। अब हमीर के अलावा मुख्य पात्र कौन है? क्योंकि न ही इसमें पूरे में आप पढ़ोगे तो न ही पवन सिंह हो सकता है, खेत सिंह तो शुरुआत में ही मर गया था। अब पीछे कौन बचा? योद्धा जिसे कहते हैं, तो वो योद्धा है अनंग सिंह। अनंग सिंह। अब अनंग सिंह को ऐसा कौन कह सकता है? अनंग सिंह को ऐसा तुम मनुष्यता से पृथक होते जा रहे हो। उपयुक्त कथन किसने किससे कहा? ऐसा कथन हमीर कह सकता है या फिर अजय सिंह कह सकता है, और तो कोई कह नहीं सकता। ऐसी स्थिति में यह कथन अजय सिंह का होगा। क्यों होगा अजय सिंह का? क्योंकि हमीर तो खुद थोड़ा युद्ध प्रिय था, वो युद्ध करना चाहता था, तो हमीर कहने से रहा, वो खुद भी थोड़ा क्रोधी स्वभाव से था, या मान लो वीरता से परिपूर्ण युवा जोश से भरपूर था। और बुजुर्ग कौन था इसके अंदर? अजय सिंह थे, वृद्ध थे। तो यही समझदारी की बात अजय सिंह ही कर सकते हैं, इसलिए अजय सिंह ने अनंग सिंह से कहा था। ये कथन थोड़ा सा समझ कर करोगे तो याद करने की बजाय समझ में आ जाएगा। अधिक क्रूरता और दयाहीनता अत्यंत कठोर परिणाम का आधार बनती है। कथन किसका है? अधिक क्रूरता और दयाहीनता अत्यंत कठोर परिणाम का आधार बनती है। कथन किसका है? अधिक क्रूरता और दयाहीनता अत्यंत कठोर परिणाम का आधार बनती है। कथन किसका है? अजय सिंह का। कौन से अजय सिंह? वही अजय सिंह जो हमीर के चाचा है। उपन्यास खून का टीका में गुप्त रूप से द्वारकापुरी जाने की इच्छा किसने प्रकट की थी? किसने प्रकट की थी? राणा हमीर ने। किसने प्रकट की थी? राणा हमीर ने। राणा हमीर के राज्य का नितांत शांत अत्यंत स्वामी भक्त एवं ओजस्वी वाणी का सम्राट चारण कौन था? राणा हमीर के राज्य का नितांत शांत अत्यंत स्वामी भक्त एवं ओजस्वी वाणी का सम्राट चारण कौन था? चारण अमर सिंह, चारण भूप सिंह, चारण अमरदान, चारण अजय सिंह। तो कौन था? चारण अमरदान। याद रख लेना, महत्वपूर्ण है, बिल्कुल अलग सा है। उपन्यास खून का टिक्का में मालदेव के राज्य की उपन्यास खून का टिक्का में मालदेव के राज्य की लोहा दूरी किसे कहा गया है? उपन्यास खून का टिक्का में मालदेव के राज्य की लोहा दूरी किसे कहा गया है? मालदेव के राज्य की लोहा दूरी याद रख लेना, किसके राज्य की? मालदेव की। कौन है? मोजीराम मेहता। कामदार मोजीराम मेहता। कौन है? कामदार मोजीराम मेहता। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 बताइए, 26 का उत्तर बताइए भैया। मेरी पद्मनी जल गई, किसका कथन है भाई? किसकी पद्मनी जल गई थी? बताइए किसका कथन है? मेरी पद्मनी जल गई, उसका मासूम शरीर खाक हो गया। उपयुक्त कथन किसका है? मेरी पद्मनी जल गई,
अलाउद्दीन खिलजी का। किसका है उपयुक्त कथन? तो उपयुक्त कथन है अलाउद्दीन खिलजी का। किसका कथन है उपयुक्त? अलाउद्दीन खिलजी का कथन है। खून का टिक्का उपन्यास में गांधी जी चरित्र है। खून का टिक्का उपन्यास में गांधी जी चरित्र है। गांधी जी का चरित्र है या गांधी जी के समान मान सकते हैं। कौन है? अजय सिंह। याद रख लेना, अजय सिंह। अब अजय सिंह किसके समर्थक हो सकते हैं? अहिंसा के। ठीक है ना, अहिंसा के समर्थक हैं अजय सिंह, जो युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं। शायद इसीलिए वो जंगलों में ही घूमते रहते हैं और चित्तौड़ को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये थोड़ा सा गलत हो गया, खन्नू नहीं है, ये जगह जगह ऐसे ही होगा शायद। खून का टीका, ये ध्यान लगा लेना। ठीक है। 28 नंबर, मैं सोचता हूं क्या इस धरती पर ऐसा युग भी आएगा जब अहिंसा का संग्राम लड़ा जाएगा। उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन किसका है? मैंने कहा था ना अहिंसा का समर्थक। तो कौन है अहिंसा का समर्थक इसमें? अजय सिंह। अब देखो ऐसे कथन हमें याद रखने हैं। मैं सोचता हूं क्या इस धरती पर ऐसा युग भी आएगा जब अहिंसा का संग्राम लड़ा जाएगा। अब युद्ध से इनकार करने वाला कथन है। ऐसा कथन दो किसके? अजय सिंह के। शुरुआत में भी एक कथन आया था, वो कहता है कि युद्ध क्यों होता है, इतनी निर्दयता इंसान क्यों करता है। वो कथन किसका था? वो कथन था अरी सिंह का। और ये कथन किसका है? अजय सिंह का। तो ऐसा ध्यान रखना है कि कौन युद्ध के बारे में या युद्ध के जो है मतलब कह सकते हैं कि युद्ध का विरोध करता है, युद्ध जिसे पसंद नहीं है। खून का टीका। खून का टीका उपन्यास में राजस्थान के किस शासक के जीवन का चित्रण है? कोई समस्या नहीं है, राणा हमीर। कौन है? राणा हमीर के जीवन का चित्रण है। ओ वासना के देवता, ओ वासना के देवता, तूने एक स्त्री के लिए सती का सौभाग्य छीन लिया। ओ चुराचारी, गौरव और सुख हिंसा से नहीं मिल सकते, उसके लिए त्याग चाहिए, त्याग। उपयुक्त कथन किसका है? पद्मिनी का, हमीर का, रतन सिंह का, बुढ़िया का। तो किसका है ये कथन? ये एक वृद्धा बुढ़िया का है, एक वृद्धा का है। ठीक है। खून का टीका उपन्यास में अजय सिंह के दो पुत्र हैं। कौन है? खून का टीका उपन्यास में अजय सिंह के दो पुत्र हैं। कौन कौन से? सुजान सिंह और अजीत सिंह। सुजान सिंह और अजीत सिंह। खून का टीका किस विधा की रचना है? खून का टीका किस विधा की रचना है? तो किस विधा की? उपन्यास है। किस प्रकार का उपन्यास है? ऐतिहासिक उपन्यास है। चित्तौड़ के भविष्य की रक्षा करनी है तो मां को बलिदान दो। चित्तौड़ के भविष्य की रक्षा करनी है तो मां को बलिदान दो। चित्तौड़ के भविष्य की रक्षा करनी है तो मां को बलिदान दो। कथन है, किसका है कथन? लाखा का। लाखा या लक्ष्मण सिंह का। ठीक है ना। चित्तौड़ की रक्षा करनी है तो मां को बलिदान दो। कथन किसका है? लाखा का या फिर मैं 1 मिनट चेयर पर बैठा हूं। मैं सौगंध खाता हूं कि जहां मेवाड़ का पसीना बहेगा वहां मेरा खून बहेगा। मैंने पहले ही बताया था ये कथन है कि ये कथन किसका है? बताइए आप। जैसा का, हमीर का, अनंग सिंह का, पवन सिंह का। तो यहां देख के आप ऐसे सोचोगे कि ये तो किसका हो सकता है? इतना मतलब वीरता से परिपूर्ण कथन। ठीक है ना। अपनी देश भूमि पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाला कथन किसका हो सकता है? आप सोचोगे अमीर का। नहीं, यह कथन किसका है? जैसा का है। और उपन्यास के अंत में आता है जब वह अंतिम समय में मोहम्मद तुगलक को साथ लेकर युद्ध लड़ने आता है, लेकिन हमीर मोहम्मद तुगलक को
और पवन सिंह जो है जैसा को बंदी बना लेते हैं और कारागार में डाल देते हैं। उन्हें ऐसे लगने लगता है कि अब उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो डर के मारे जैसा जो है वो गिड़गिड़ाने लगता है और हमीर से कहता है कि मैं तो तुम्हारी गाय हूँ, और उसके साथ साथ कहता है कि मैं सौगंध खाता हूँ कि जहाँ मेवाड़ का पसीना बहेगा वहाँ मेरा खून बहेगा। तो ये याद रख लेना, विरोधाभासी है इसलिए याद रख लेना। किसका कथन है? जैसा का। किसका कथन है ये है जैसा का कथन है। किसका कथन है ये? जैसा का। युद्ध करो, युद्ध बंद करो, युद्ध करो नहीं, युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो। युद्ध मनुष्य को राक्षस बनाता है, दैत्य बनाता है। कथन है, किसका कथन है? युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो। युद्ध मनुष्य को राक्षस बनाता है, दैत्य बनाता है। कथन किसका है? चारण अमरदान का। किसका है? चारण अमरदान का। अब देखो, युद्ध को बंद करने वाले 3 लोग आ गए हैं। एक शुरुआत में अरिसिय भी कह रहा था कि युद्ध क्यों होता है, बल्कि उसके साथ साथ उसके वीरतापूर्ण भी कथन थे। उसके बाद 2 नंबर पर आते हैं अरिसिय के चाचा अजय सिंह जी, जो गांधी जी का प्रतीक भी मान सकते हैं। अजय सिंह जो अहिंसा का समर्थन करते हैं और युद्ध की निंदा करते हैं। 3 नंबर पर एक बंदा और आ गया जिसका नाम है चारण अमरदान। युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो। युद्ध मनुष्य को राक्षस बनाता है। किस योद्धा ने अपने रक्त के घाव से हमीर के ललाट पर खून का टीका लगाया था? किस योद्धा ने अपने रक्त के घाव से अमीर के ललाट पर खून का टीका लगाया था? तो किसने? शेरा ने। किसने? शेरा ने लगाया था। कब? जब शेरा वीरगति को प्राप्त हुआ था, उस वक्त वीरगति को प्राप्त हुआ था। तब किसमें वीरगति को प्राप्त हुआ था? टीका दौड़ में। किसमें? टीका दौड़ में। लाखा के कितने पुत्र थे? तो लाखा के 12 पुत्र थे। याद रख लेना, लाखा के कितने पुत्र थे? तो लाखा के 12 पुत्र थे। लाखा का ज्येष्ठ पुत्र था। लाखा का ज्येष्ठ पुत्र था। लाखा के 2 पुत्र थे, मतलब 12 पुत्र थे। 2 के इसमें नाम आए हैं। वो 2 कौन से थे? अजय सिंह और अरिसिंह। अरिसिंह बड़ा बेटा था, अरिसिंह ज्येष्ठ पुत्र था। इसी अरिसिंह का बेटा था हमीर। प्रथम महाराणा किसे बनाया गया था? प्रथम महाराणा किसे बनाया गया था? तो प्रथम महाराणा अरिसिंह को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? अरिसिंह को। कहां बनाया गया था प्रथम महाराणा? अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करने के लिए। किसान की आत्मा को कुचलने की कोशिश न कीजिएगा। किसान की आत्मा को कुचलने की कोशिश न कीजिएगा, यह हमारा जीवन है। इस प्रकार के अगर कथन आए तो अधिकतर किसके होंगे? इस प्रकार के कथन आए तो अधिकतर किसके होंगे? ग्रामबाला के। ये रामबाला नहीं है, काफी जगह रामबाला आएगा, तो इससे आप क्या करोगे? ग्रामबाला। ठीक है ना। और किससे है ये ग्रामबाला का कथन? ये अरिसिंह से है। क्यों है अरिसिंह? क्योंकि अरिसिंह अपने साथियों के साथ घोड़े पर शिकार खेलने जाता है। क्या करने जाता है? शिकार खेलने जाता है। और शिकार खेलने से फसलें खराब हो रही होती हैं, तब वो ग्रामबाला जो है उसे शिकार खेलने के लिए मना करती है। और ऐसी स्थिति में अरिसिंह को ग्रामबाला, अरिसिंह जो है वो ग्रामबाला के रूप या सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है और उससे विवाह करने का प्रस्ताव उसके सामने रखता है। मतलब बाद में विवाह भी हो जाता है। रामबाला कौन थी? तो रामबाला नहीं है, एक्चुअल में ये ग्रामबाला है। अपने पीपीटी वाले ठीक ही हैं थोड़े से। ग्रामबाला कौन थी? सिसोदिया राजपूत, राठौड़ राजपूत, गोहिल राजपूत, चंदानी राजपूत। तो कौन थी? चंदानी राजपूत थी। ग्रामबाला कौन थी? चंदानी राजपूत थी। अरिसिंह ने विवाह किया था
अरिसिया ने विवाह किया था। किससे किया था अरिसिया ने विवाह? ग्रामबाला से। किससे? ग्रामबाला से। आज शिकारी के हाथ तुम स्वयं शिकार हो गए। आज शिकार के हाथ तुम स्वयं शिकार हो गए, शायद ऐसा होगा। ठीक। आज शिकारी के हाथ तुम स्वयं शिकार हो गए। किसका कथन है ये कथन है ईश सिंह का अरिसिंह से। ईश सिंह का अरिसिंह से, याद रख लेना, थोड़ा अलग है। ईश सिंह का पात्र परिचय में हम पढ़कर नहीं गए थे ईश सिंह के बारे में, और मुझे भी ईश सिंह के बारे में कोई ज़्यादा पता नहीं। आगे क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, अजय सिंह किस स्थान में निवास कर रहा था? अजय सिंह बताइए, अजय सिंह कहाँ रह रहा था? अगर उपन्यास पढ़ा है तो आप बता दोगे, नहीं पढ़ा है तो भी बता दोगे, क्योंकि मैं एक बार बता चुका हूं। केलवाड़ा में। कहाँ? केलवाड़ा। धाड़ेती सरदार मुंजा बालेचा, धाड़ेती सरदार मुंजा बालेचा के संबंध में असंगत कथन है। वह मुंजा राजपूत था, वह दुष्चरित्र था, पराक्रमी योद्धा था, अमीर का साथ देता है। नहीं, उत्तर है डी। वह मुंजा राजपूत था, वह दुष्चरित्र था, पराक्रमी योद्धा भी था। ये सारी बातें, वह दुष्चरित्र था मुंजा बालेचा, जिसके साथ सबसे पहले अमीर का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। और अमीर ने उसका सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया था। समय की तीव्रता में अवसर चले जाते हैं, यह कथन किसका है? समय की तीव्रता में अवसर चले जाते हैं, कथन किसका है? अमीर का है। थोड़ी सी स्पीड बना लेते हैं, 125 प्रश्नों में टाइम लगेगा, ठीक है ना। और आज के बाद लगातार क्लास देखते रहना भैया, लगातार क्लास से आने वाली ऐसी चैनल पर 4 जब तक एग्जाम नहीं हो जाते फटाफट क्लासें डालूंगा, रिवाइज क्लासें। अजय सिंह का पुत्र कौन था? तो अजय सिंह का पुत्र था प्यारे बच्चों अजीत सिंह और सुजान सिंह दोनों थे, तो उत्तर है डी। बी और सी दोनों, बी और सी दोनों। सांप के बेटे का काम काटना होता है, यह कथन किसका है? सांप के बेटे का काम काटना होता है। अब आप इस कथन को सोचोगे कि ऐसा किसी उपन्यास का, फिल्म का नायक तो ऐसा नहीं कह सकता, सांप के बेटे का काम काटना होता है। हम जैसे किसी को कहते हैं कि सांप का बेटा तो डसेगा ही, ठीक है ना, सांप का बेटा तो
डसेगा ही, या सांप का बेटा सपोला ही होगा या डसेगा ही। तो कहने का मतलब सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो डसेगा ही। तो हम ऐसी जो लोकोक्तियाँ हैं या मुहावरे जो है उनका प्रयोग हम किन के लिए करते हैं? बुरे व्यक्तियों के लिए करते हैं। तो हमें लगेगा ये बात भी किसी बुरे व्यक्ति के लिए होगा, लेकिन नहीं, यह कथन किसका है? हमीर का अजय सिंह से है। हमीर कहता है अजय सिंह से, वो कहते हैं कि सांप के बेटे का काम काटना होता है। वो कहते हैं कि एक क्षत्रिय जो है उसका काम युद्ध करना है, वो उससे पीछे नहीं हट सकता, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। जैसे सांप काटता है, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो वो काटेगा। असंभव और नई शब्द में मुझ में, असंभव और नई शब्द में मुझे श्रद्धा और विश्वास नहीं है। यह कथन किसका है? हमें पहले बता चुका हूं, हमीर का है प्यारे बच्चों। किसका है ये कथन? हमीर का। पल भर के लिए उनका पितृत्व उमड़ गया, उनके सामने एक अधखिला फूल था। यह अधखिला फूल किसके लिए कहा गया है? तो किसके लिए कहा गया है? हमीर के लिए। किसका पितृत्व उमड़ आया? अजय सिंह का। अब आप कहोगे अजय सिंह का पितृत्व कैसे उमड़ आया? पितृत्व से तात्पर्य है कि वह उसके पुत्र के समान ही था। अजय सिंह चाचा थे हमीर के, ठीक है ना। और चाचा पिता के समान ही होता है, या भतीजा जो होता है वो पुत्र के समान ही होता है। अब उन्होंने किसको बुलाया था? अजय सिंह, हमीर को बुलाते हैं। वो किससे? मुंजा बालेचा से युद्ध करने के लिए हमीर को बुलाते हैं। लेकिन हमीर को देखकर अधखिला फूल समझकर वो कहते हैं ये तो अधखिला फूल है, ये उस विशाल का शरीर, क्रूर दुष्चरित्र मुंजा बालेचा का सामना कैसे करेगा? उनका पितृ तो उमड़ आता है कि ये छोटा सा बालक उसका सामना कैसा करेगा। इसलिए तो अधखिला फूल जो है यहाँ किसको कहा गया है? हमीर को कहा गया है। यह कथन किसका है? यह कथन अजय सिंह का है। हमीर ने टीका दौड़ की परंपरा में किस प्रकार पूर्णता दी? टीका दौड़, ठीक है ना। टीका दौड़ में किसको जीतकर? मुंजा बालेचा को मारकर, बालेचा के दुर्ग पर विजय पाकर, घुड़दौड़ में विजय पाकर, बालेचा के दुर्ग में विजय प्राप्त करके, ठीक है ना। सेलिया का बालेचा दुर्ग, सेलिया का बालेचा दुर्ग मुंजा बालेचा का दुर्ग था ये। चित्तौड़ का जय और भील का हरफला। चित्तौड़ का जय, ये पता नहीं क्या है। भील का हरफला और पाला का मुखिया तथा गमेती आपके चरणों में अपना मस्तक सदा रखेगा। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? बताइए किसका कथन है ये कथन है शेरा का, हमीर से। शेरा कौन थे? शेरा और मेरा जो भील सरदार थे। और ये जो है ये परगने पुरगने होते हैं। फला और पाला का मुखिया, गमेती, ये सारे वो क्षेत्र कहलाते हैं। उनको छोटे छोटे क्षेत्रों को, जैसे अपने जिले होते हैं, तहसील होती है, पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है, उस तरह से। बालेचा दुर्ग में घुसने का बीड़ा किसने उठाया? बालेचा दुर्ग में घुसने का बीड़ा किसने उठाया था? बालेचा दुर्ग में मैं पहले बता चुका हूं कि बालेचा दुर्ग में घुसने का बीड़ा किसने उठाया था? पवन सिंह के छोटे भाई खेत सिंह ने। पवन सिंह के छोटे भाई खेत सिंह ने बालेचा दुर्ग में घुसने का बीड़ा उठाया था। दुर्ग विजित नहीं हुआ तो राणा जी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। यह कथन किसका है? यह कथन है खेत सिंह का। इसलिए क्योंकि उसे पता था कि मैं अगर दुर्ग में घुसा तो मैं मारा जाऊंगा। लेकिन वो कहते हैं कि अगर हारे तो राणा जी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। चलते हैं आगे। बालेचा दुर्ग विजय में किन वीरों को वीरगति प्राप्त हुई थी? तो बालेचा दुर्ग में मैं पहले बता चुका हूं, एक बात को इतनी बार बता चुका हूं कि अगर अब भी याद नहीं हुआ तो फिर कभी याद नहीं हुआ। खेत सिंह और शेरा को, ये दोनों ही हैं, एक ही जैसे हैं। खेत सिंह और शेरा को वीरगति प्राप्त हुई थी। पहाड़ी चूहे की भांति पहाड़ी चूहे की भांति जीवन बिताने से अच्छा है कि एक दिन सम्मान की मृत्यु पा जाए। यह कथन किसका है? यह कथन है हमीर का। किसका कथन है ये? हमीर का है। किससे है? अजय सिंह से। जिनका जीवन सदा तलवार की नोक पर रहता है, जिनके पूर्वज बदन छलनी होने के बाद भी रणभूमि में शत्रु से लोहा लेते रहे हैं। यह कथन किसका है? किसका है यह कथन? हमीर का। जो राजपूत युद्ध के बिना रहता है वह अवश्य वर्ण संकर है। कथन किसका है?
ऐसे कथन याद रखने हैं, ये अलग है कथन, ठीक है ना। हालांकि पढ़ आप काफी बार चुके हैं, लेकिन ये कथन जो है अलग है। किसका है ये कथन? अनंग सिंह का। किसका कथन है ये? अनंग सिंह का कथन है। मालदेव के साथ हमीर के प्रथम युद्ध से संबंधित असंगत कथन है। मालदेव के साथ हमीर के प्रथम युद्ध, मालदेव की पराजय हुई, हमीर की पराजय हुई, हमीर पूरी तरह निराश हो गया, हमीर धैर्य का पुंज निकला, मालदेव की पराजय हुई, ये कथन असंगत है क्योंकि मालदेव की जीत हुई थी। हमीर की पराजय हुई थी, हमीर पूरी तरह निराश हो गया था, हमीर धैर्य का पुंज निकला कि पुनः वापस आया, अपने आप को संगठित किया और युद्ध में जीत गया। हमीर अपनी निशेष यात्रा में गुजरात के किस गांव पहुंचा था? किस गांव पहुंचा था? खोड़ गांव में। और खोड़ गांव में उसे कौन मिली थी? बरबड़ी देवी। बरबड़ी देवी मिली थी। उसने कहा था कि तुम वापस जाओ, तुम्हारे पास एक लड़की के विवाह का प्रस्ताव आएगा, उससे टुकराना मत, उससे विवाह कर लेना, वही तुम्हें चित्तौड़ का राज्य दिलाएगी। ठीक है। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो 63 771 24 802 पर व्हाट्सअप कर देना, ये पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन इसमें उत्तर तो नहीं है, ठीक है ना। उत्तर के लिए मैं अलग से पीडीएफ भेज दूंगा आपको। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 61 पर। क्या है प्रश्न संख्या 61? हमीर ने अपनी टीका दौड़ की रस्म, हमीर ने अपनी टीका दौड़ की रस्म हमीर ने अपनी टीका दौड़ की रस्म कैसे पूरी की थी? मुंजा बालेचा को मारकर, सीलिया के मजबूत दुर्ग को जीतकर, चित्तौड़ को जीतकर, उपयुक्त सभी। कैसे की थी बताइए? सीलिया के मजबूत दुर्ग को जीतकर, सीलिया के मजबूत दुर्ग को जीतकर टीका दौड़ की रस्म पूरी की थी। मुंजा बालेचा को तो पहले ही मार चुका था और चित्तौड़ को बाद में जीता था। ये देखिए, ठीक ठीक, अभी यहां नहीं है वो। चलते हैं आगे। टिक्का दौड़ की रस्म में कौन कौन मारे गए थे? टिक्का दौड़ की रस्म में कौन कौन मारे गए थे? तो टिक्का दौड़ की रस्म में कौन कौन मारे गए थे? शेरा और खेतसी मारे गए थे। शेरा और खेतसी मारे गए थे। चलते हैं आगे। चित्तौड़ के प्रथम युद्ध से संबंधित असंगत कथन है। चित्तौड़ के प्रथम युद्ध से संबंधित असंगत कथन है। हमीर व मालदेव के मध्य लड़ा गया। क्या है? असंगत कथन। असंगत नहीं है, यह संगत कथन है। ठीक है, चित्तौड़ के प्रथम युद्ध से संबंधित संगत कथन है। हमीर में मालदेव के मध्य लड़ा गया था। अजय सिंह ने इस युद्ध के लिए प्रतिवाद किया था। हमीर को पराजय का सामना करना पड़ा था। उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। हमीर व मालदेव के मध्य लड़ा गया था। बिल्कुल सही है। अजय सिंह ने इस युद्ध के लिए प्रतिवाद किया था। बिल्कुल सही है। प्रतिवाद से तात्पर्य, उन्होंने कहा था कि हमीर मालदेव की सेना बहुत विशाल है, हम उनसे जीत नहीं पाएंगे, एक बार रुकिए, पहले शक्ति संगठित कीजिए फिर आक्रमण करना। लेकिन वह मानता नहीं है। हमीर को और उसका हार जाना उसे भुगतना पड़ता है और पराजय का मुंह है देखना पड़ता है। चित्तौड़ का प्रथम युद्ध, युद्ध की हम बात करते हैं। एक बार थोड़ा सा और बता दूं मैं, युद्ध की बात करते हैं तो हमीर के कितने युद्ध होते हैं? पहला युद्ध जो है
हमीर और मुंजा बालेचा के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? मुंजा बालेचा के बीच में। मुंजा बालेचा के बीच में, और हमीर की जीत होती है। हमीर की जीत। ठीक है। दूसरा जो युद्ध है, दूसरा होता है हमीर वर्सेज, ठीक है ना, सेलिया का मुंजा बालेचा दुर्ग। इसमें भी किसकी होती है? हमीर की जीत होती है। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है खेतसी और शेरा मारे जाते हैं। वैसे ये क्या चीज थी? ये टीका दौड़ थी, टीका दौड़ की रस्म थी। और इसमें क्या है? हमीर की जीत होती है। 3 नंबर पर क्या आता है? आपको याद रह जाएगा अच्छे से। 3 नंबर पर होता है हमीर और मालदेव का युद्ध। क्योंकि ये जो युद्ध है, वैसे चित्तौड़ का प्रथम युद्ध यही था। क्योंकि हमीर और मुंजा बलेचा ये तो छोटी जगह रह रहे थे। मुंजा बलेचा तो एक भील सरदार था, ठीक है ना। हमीर और छेलिया का ये दुर्ग था, मुंजा बलेचा का ये दुर्ग था, ठीक है ना। और उसको जीतना था, इसलिए जीत लिया टिक्का दौड़ रस्म के लिए। अब जो सीधा युद्ध होता है वो हमीर और मालदेव का होता है चित्तौड़ के साथ। क्योंकि चित्तौड़ पर कौन राज्य कर रहा था? मालदेव। मालदेव क्यों कर रहा था? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी मालदेव को चित्तौड़ का राजा बनाकर वापस चला गया था, इसलिए अमीर का युद्ध मालदेव के साथ होता है। और इसमें हमीर की हार होती है। यह चित्तौड़ का प्रथम युद्ध था, यह याद रख लेना। चित्तौड़ का प्रथम युद्ध। चित्तौड़ का प्रथम युद्ध का मतलब है कि इस उपन्यास में चित्तौड़ का प्रथम युद्ध, वैसे नहीं, आप वैसे कहीं ऊपर वाले को समझ लो, वो चित्तौड़ के साथ नहीं थे, ठीक है ना। अब आगे जो भी होंगे वो चित्तौड़ के साथ ही होंगे। 4 नंबर का जो युद्ध है वो है हमीर और जैसा के बीच में। अब आप कहोगे कि जैसा कहां से आ गया? क्योंकि मालदेव जो है उसका बेटा है जैसा। मालदेव जैसा को चित्तौड़ का शासक नियुक्त करके और खुद वापस जालोर चला जाता है। अब हमीर का जो युद्ध है वो जैसा के साथ होता है और इसमें हमीर की विजय होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है? इस युद्ध में अनंग सिंह मारा जाता है। अनंग सिंह मारा जाता है। कौन मारता है अनंग सिंह को? इसमें अनंग सिंह मारा जाता है। अनंग सिंह को कौन मारता है? अनंग सिंह को मारता है जैसा। 5वां जो युद्ध होता है, 5वां जो युद्ध है, इसमें 5 युद्ध हैं। वो है हमीर वर्सेस मोहम्मद, तुगलक व जैसा। इसमें भी हमीर की विजय होती है। अब आप कहेंगे मोहम्मद तुगलक कहां से आ गया? तो एक बार फिर से बता दूं, क्योंकि जैसा हार जाता है, हार कर वह दिल्ली चला जाता है। अब अलाउद्दीन खिलजी मर गया है, वहां पर उसकी जगह राज कौन कर रहा है? मोहम्मद तुगलक कर रहे हैं। अब वो जाके जैसा कहता है कि इस तरह से ऐसे ऐसे करके चित्तौड़ जो था वो तो दिल्ली का था और अब उस पर राज कौन कर रहा है? उसको हमीर ने जीत लिया है। तो जाकर अपने उसको हराते हैं और अपना चित्तौड़ वापस लेते हैं। ऐसी स्थिति में क्या है? मोहम्मद तुगलक उसके साथ जाता है, लेकिन हमीर उन दोनों को हरा देता है और कुछ दोनों को मारता नहीं है, ये याद रखना। मोहम्मद तुगलक से 50 लाख रुपए रिश्वत और कुछ आय वाली रियासतें लेकर उसे छोड़ देता है और जैसा को भी अनुन्य विन्य करने पर छोड़ देता है और कुछ रियासतें भी दे देता है ताकि वो अपना टाइम पास करता रहे। मालदेव से युद्ध हारने के हमीर ने क्या किया? हारने के बाद हमीर ने क्या किया? मालदेव से युद्ध हारने के बाद हमीर ने क्या किया? पुनः युद्ध की तैयारी, मेवाड़ को छोड़कर अज्ञातवास पर निकल गया, सभी सरदारों को एकत्रित किया, उपयुक्त सभी।
तो क्या है, मेवाड़ छोड़कर अज्ञातवास पर निकल गया। मेवाड़ छोड़कर अज्ञातवास पर निकल गया। चित्तौड़ छोड़ने के बाद हमीर की निराशा को आशा में किसने बदला? मां बरबड़ी ने। किसने? मां बरबड़ी ने। कैसे बदला? वह जब चित्तौड़ मालदेव से हारकर जब अज्ञातवास पर निकल गया तो रास्ते में उसने बरबड़ी देवी के दर्शन किए और बरबड़ी देवी ने उसे पुनः तैयार होने के लिए प्रेरित किया और आशीर्वाद दिया। हमीर को मां बरबड़ी के दर्शन किस गांव में हुए थे? किस गांव में हुए थे? गुजरात के खोड़ गांव में। कहां हुए थे? गुजरात के खोड़ गांव में बरबड़ी के दर्शन हुए थे। बरबड़ी मां की कृपा से ही वह पुनः युद्ध जीतता है। बरबड़ी के पुत्र का क्या नाम था? बरबड़ी के पुत्र का नाम था बारू, जो 500 घोड़े लेकर हमीर की सहायता के लिए गया था। बारू कितने घोड़े लेकर हमीर की सहायता के लिए गया था? 500 घोड़े। मालदेव किसे चित्तौड़ का राज देकर स्वयं जालोर चला गया था? बता चुका हूं। मालदेव किसे चित्तौड़ का राज देकर, मालदेव किसे चित्तौड़ का राज देकर जालोर चला गया था? तो किसे? जैसा को। जैसा कौन था? मालदेव का बेटा था। मालदेव के कितने बेटे थे? 2 थे, एक जैसा और दूसरा हरि सिंह। हमीर के पास किसकी पुत्री का विवाह आमंत्रण आया था? मालदेव की पुत्री का। किसकी पुत्री का? मालदेव की पुत्री के विवाह का आमंत्रण आया था। मालदेव ने अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव हमीर के पास क्यों भिजवाया? क्यों भिजवाया बताइए? मालदेव के कोई पुत्र नहीं था इसलिए भिजवाया। मालदेव अमीर के शौर्य से प्रभावित हो गया था। मालदेव को अपनी हार का डर था। मालदेव को धोखे से अमीर को खत्म करना चाहता था। मालदेव धोखे से अमीर को खत्म करना चाहता था। वैसे आपको पता चल गया होगा क्योंकि मैंने कहानी इतनी बार बता दी है आपको। मालदेव धोखे से अमीर को खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पुत्री के विवाह का निमंत्रण जो है वो उसको भेजा था। राजकुमारी के बाल विवाह की बात किसने फैलाई थी? मोजीराम ने। किसने? मोजीराम ने फैलाई थी। कौन था मोजीराम? मोजीराम जो मालदेव के राज्य के शासन की धुरी कहलाता था। मालदेव के राज्य के शासन की धुरी कहलाता था, लेकिन बाद में दहेज में हमीर ने उसे मालदेव से ले लिया था और मोजीराम ने ही हमीर को जितवाया था। विधवा विवाह हमारे धर्म के विरुद्ध है। विधवा विवाह हमारे धर्म के विरुद्ध है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था पवन सिंह ने। किसने कहा था? पवन सिंह ने। किसने कहा था? पवन सिंह ने कहा था। देख लेते हैं, कोई कंफ्यूजिंग है तो। मूल प्रति भी अपने पास पड़ी है, कोई समस्या नहीं है। वह पवन सिंह ने कहा था। किसने कहा था? पवन सिंह ने कहा था। क्योंकि पेपर नजदीक है, कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। हमीर ने दहेज में किसे मांगा था? मोजीराम को। कोई समस्या नहीं है। हमीर ने जैसा के सैनिकों से लूटा गया धन लौटा क्यों दिया था? हमीर ने जैसा के सैनिकों से लूटा गया धन लौटा क्यों दिया था? जैसा के डर से, जैसा का विश्वास प्राप्त करने के लिए वह लूट का धन नहीं चाहता था। उपयुक्त सभी। जैसा का विश्वास प्राप्त करना चाहता था। किस लिए? क्योंकि वह जैसा का विश्वास प्राप्त करना चाहता था। जैसा के सैनिकों से धन किसने लूटा था? जीवन सिंह ने। किसने लूटा था? जीवन सिंह ने। जीवन सिंह कौन था? जीवन सिंह अनंग सिंह का पुत्र था। किसका पुत्र था? अनंग सिंह का। अनंग सिंह कौन था? एक जमींदार था और विश्वास पात्र योद्धा था हमीर का, जिसे जैसा ने मौत के घाट उतार दिया था, वीरगति को प्राप्त हुआ था और उसके बाद जीवन सिंह को उस गढ़ का, चित्तौड़ का रक्षक नियुक्त किया गया था मान सम्मान के लिए जीवन सिंह को। इसी जीवन सिंह ने सैनिकों से धन लूटा था, लेकिन हमीर ने जैसा का विश्वास प्राप्त करने के लिए उसे वापस लौटा दिया था। वापस किसके साथ भेजा था? कामदार मोजीराम। कामदार मोजीराम और पवन सिंह के हाथ देकर उसे वापस भेजा था। इन दोनों को क्यों भेजा था जैसा के पास? जैसा का विश्वास प्राप्त करने के लिए। जैसा का विश्वास प्राप्त करने के लिए और जैसा को विश्वास दिलाने के लिए कि हमीर किसी प्रकार की युद्ध की तैयारी नहीं कर रहा है। हमीर ने रानी को चित्तौड़ भेजने के लिए क्या बहाना बनाया? शिशु पर कुल देवता का दोष है। शिशु पर कुल देवता का दोष है, ये बहाना बनाया था। रानी के साथ जैसा के पास चित्तौड़ कौन गया था? रानी के साथ जैसा के पास
कौन गया था? मोजीराम। कामदार मोजीराम गया था। कौन गया था? मोजीराम। ठीक है ना। एक गया था रानी के साथ जैसा के पास। जैसा के पास कहाँ? चित्तौड़ में, क्योंकि चित्तौड़ पर राज कौन कर रहा था? जैसा। जैसा कौन था? जैसा था मालदेव का बेटा। इन दोनों को क्यों भेजा था? मोजीराम और रानी को क्यों भेजा था? वहां पर जैसा को ये विश्वास दिलाने के लिए कि अमीर किसी प्रकार के युद्ध की तैयारी नहीं कर रहा है, न ही उसके पास सैनिक है और न ही सैनिकों के लिए हथियार है, और साथ में वह द्वारपालों को उत्कोच देकर अपनी तरफ मिलाने के लिए भेजा था। चित्तौड़ दुर्ग के द्वारपालों को किसने उत्कोच देकर अपनी तरफ मिला लिया था? किसने मिला लिया था? मोजीराम ने। किसने? मोजीराम ने। चित्तौड़ युद्ध से संबंधित संगत कथन है। चित्तौड़ युद्ध से संबंधित संगत कथन है, प्रथम टुकड़ी अनंग सिंह के निर्देश में, दूसरी टुकड़ी मेरा के निर्देश में, तीसरी टुकड़ी जैत सिंह के निर्देश में, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। जब चित्तौड़ से युद्ध करने के लिए गए तो प्रथम टुकड़ी थी, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? अनंग सिंह। दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व कौन कर रहा था? मेरा। जो शेरा और मेरा दो भाई थे, उनमें से मेरा जो भील था वो बच गया था, तो दूसरी टुकड़ी का निर्देश मेरा कर रहा था। तीसरी टुकड़ी का जैत सिंह। जैत सिंह कौन था? पवन सिंह का पुत्र था। कौन था? पवन सिंह का पुत्र था। चित्तौड़ का दूसरा युद्ध कहां हुआ था? चित्तौड़ का दूसरा युद्ध कहां हुआ था? पिपाड़ क्षेत्र में। दूसरा युद्ध कहां हुआ था? पिपाड़ क्षेत्र में। कहां हुआ था? पिपाड़ क्षेत्र में। देख लेते हैं। अच्छा, पड़ाल पोल। पिपाड़ क्षेत्र नहीं है, सॉरी, अच्छा हुआ देख लिया। पाड़न पोल तो मुझे भी याद था। पड़ाल पोल, ठीक है। पड़ाल पोल या पाड़न पोल, ये दो नाम आएंगे आपके सामने, याद रख लेना। ठीक है ना, क्योंकि चित्तौड़ का दूसरा युद्ध, पहले युद्ध का कोई पता है नहीं, और जो तीसरा युद्ध था वो सिगोली में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिगोली में। चित्तौड़ युद्ध से संबंधित असंगत कथन है। चित्तौड़ युद्ध से संबंधित असंगत कथन है। देखते हैं कौन सा है। युद्ध में जैसा के हाथों अनंग सिंह मारा गया था, यह तो सही है। युद्ध में जैसा अमीर के हाथों मारा गया था, यह गलत है। जैसा तो पूरे उपन्यास में कहीं नहीं मारा गया। युद्ध में अमीर की विजय हुई, यह तो सही है। युद्ध में जैसा भाग गया था, यह भी सही है। अर्थात उत्तर क्या है? 2। युद्ध में जैसा अमीर के हाथों मारा गया था, यह असंगत है, क्योंकि जैसा क्या था? भाग गया था। कहां भाग गया था? दिल्ली। मोहम्मद तुगलक और जैसा की सम्मिलित सेना के मध्य युद्ध कहां लड़ा गया? मोहम्मद तुगलक और जैसा की सम्मिलित सेना के मध्य, पहले बता चुका था, कहां लड़ा गया था? सिगोली में। कहां? सिगोली में लड़ा गया था। पाड़नपोल में दूसरा युद्ध लड़ा गया था, जो जैसा और अमीर के बीच में था। सिगोली युद्ध का क्या परिणाम रहा? सिगोली युद्ध का क्या परिणाम रहा? मोहम्मद तुगलक व जैसा को बंदी बना लिया गया, ये तो सही है। मोहम्मद तुगलक को मोहम्मद तुगलक को 50 लाख लेकर छोड़ दिया गया, सही है। जैसा को कुछ गांव देकर छोड़ दिया गया, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी, उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 84। चित्तौड़ की रक्षा चाहते हो तो मुकुटधारी राजपुत्रों का बलिदान दो। चित्तौड़ की रक्षा चाहते हो तो मुकुटधारी राजपुत्रों का बलिदान दो। आपको महाराणा के लिए बलिदान दो। ठीक है ना। उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन कुलदेवी का है। किसका है? कुलदेवी का है। अब ध्यान रखना पड़ेगा भैया, अब देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये सारे मैंने महत्वपूर्ण कथन लिए हैं। इसमें मैंने क्या किया है? सभी महत्वपूर्ण कथन लिए हैं।
तो कथन तो इतनी आसानी से सारे याद होते नहीं हैं, इसलिए अपने को देखना पड़ेगा कि उत्तर क्या है, कैसे है। पर कोई समस्या नहीं है अपने को। यादें नोट्स हैं, ऐसे नहीं कि कहीं से ऐसे किया वैसे किया, वो वाला काम नहीं चलता। यहाँ सारे हाथ से बनाए हुए, पहले हाथ से बनाए जाते हैं अच्छे से। पहले उपन्यास पढ़ा गया 2-3 बार, फिर हाथ से बनाया गया, फिर ये टाइप किया गया, उसके बाद पीपीटी बनाई गई, तो बहुत बार रिवाइज हो गया। कुल देवी का, ठीक है जी, कुल देवी का है। युद्ध क्यों होता है? मनुष्य को इतनी निर्दयता से क्यों मारता है? युद्ध का मूल कारण है मनुष्य की अधिकार लिप्सा, रूप और अर्थ की चिरंतन भूख। ऐसे वाक्य पहले आ चुके हैं, मैं पहले भी करवा चुका हूं। किसका है ये वाक्य? ये वाक्य है अरिसिंह का। किसका है? अरिसिंह का। 85 का द बिल्कुल सही है। युद्ध क्यों होता है? मनुष्य को इतनी निर्दयता से क्यों मारता है? युद्ध का मूल कारण है मनुष्य की अधिकार लिप्सा, रूप और अर्थ की चिरंतन भूख। ये मैं पहले बता चुका हूं, अरिसिंह का कथन है। पहले भी अलग तरीके से इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। अब हमारा समय समाप्त हो गया है, अब हमें भी सम्राग्नि में आहुति दे देनी चाहिए। उपयुक्त कथन किसका है? यह शुरुआत का कथन है, ठीक है ना। उस समय राणा रतन सिंह का, रानी पद्मिनी का, लाखा का, राणा हमीर का। अब हमारा समय समाप्त हो गया है, अब हमें भी सम्राग्नि में आहुति दे देनी चाहिए। तो किसका कथन है ये कथन है लाखा का। किसका कथन है ये? लाखा का कथन है। किसका कथन है? लाखा का। सम्राग्नि में आहुति दे देनी चाहिए। ये अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ युद्ध की बातें चल रही हैं 1303 ईस्वी की। संसार में यदि कोई वस्तु अमर है तो मृत्यु, मौत ही अमर है, एक दिन तुम्हें भी मिट्टी में मिलना है। उपयुक्त कथन किसका है? संसार में यदि कोई वस्तु अमर है तो मृत्यु, मौत ही अमर है, एक दिन तुम्हें भी मिट्टी में मिलना है। उपयुक्त कथन किसका है? एक वृद्धा का है, अमरदान का है, बरवड़ी का है, अजय सिंह का है। तो किसका है ये कथन? ये कथन है एक वृद्धा का। एक वृद्धा का कथन है। बरवड़ी का नहीं हो सकता, अजय सिंह का भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों के दोनों युद्ध में नहीं थे। अमरदान भी नहीं था, क्योंकि अमरदान किसका था? अमरदान तो हमीर के समय का था। अतः उस समय केवल एक वृद्धा का ही कथन हो सकता है, क्योंकि ये अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ वाली बातें हैं। लाभ हानि देखना व्यापारियों का काम है। उपयुक्त कथन किसका है? लाभ हानि देखना व्यापारियों का काम है। राणा हमीर का, अमरदान का, अरिसिंह का, अनंग सिंह का। लाभ हानि देखना व्यापारियों का काम है। उत्तर है राणा हमीर का। किसका कथन है? राणा हमीर का है। मोस्ट है, ध्यान लगा लेना। ये संकुल मार्गदर्शन के नाम से वैसे मेरी 50 क्लासें आती हैं, तब जाके कोई ऐसा कोई पोस्टर आ जाता है, क्योंकि मेरे पीपीटी बनाने वाले ठीक ही है, मेरे जैसे वो है, उनको भी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनको तो मैं दे देता हूँ, मुझे उनको देने होते हैं। ये क्या है? संकुल मार्गदर्शन नाम से अपना ऐप भी है, वहाँ ये कोर्स चल रहे हैं। वहाँ ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल व डॉक्टर नगेंद्र की टेस्ट सीरीज चल रही है, जो ये इसमें 500 रुपये की बता रखी है, वैसे आपको 99 में ही मिल जाएगी। आप जाकर वहाँ देख लेना चाहे। बाकी अभी शिक्षक दिवस है, तो हो सकता है आज ही मैं ऑफर निकाल दूं उस हिसाब से नए, लेकिन ये दोनों चल रही है। वरिष्ठ अध्यापक का भी कोर्स वहाँ चल रहा है, वहाँ बहुत सी निःशुल्क क्लासें भी पड़ी है, बहुत सी पीडीएफ भी पड़ी है, ठीक है ना। आपने खरीदना हो तो खरीदना, नहीं तो निःशुल्क वाली क्लासें देखो, पीडीएफ देख लेना, हाथ से बनाए गए नोट्स हैं। जहाँ मेवाड़ के कर्णधारों का पसीना बहेगा वहाँ हमारा खून बहेगा। उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन, जहां मेवाड़ के कर्णधारों का पसीना बहेगा वहां हमारा खून बहेगा। उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन है शेरा का। किसका कथन है? शेरा का।
किसका कथन है? शेरा का। ऐसा ही कथन एक और भी आया है, वो कथन किसका है? वो कथन है जैसा का। और जैसा कहते हैं कि जहां मेवाड़ का पसीना बहेगा वहां मेरा खून बहेगा। और यहाँ क्या है? जहां मेवाड़ के कर्णधारों का पसीना बहेगा वहां हमारा खून बहेगा। हमारा इसलिए कह रहे क्योंकि शेरा अपने साथ मेरा को भी मिला रहा है। याद रख लेना, ये दो लोगों के लिए खून पसीने वाली, ऐसे ट्रिक से याद मत कर लेना। ये एक कथन इसी प्रकार का किसका है? जैसा का भी है। वीरों के लिए युद्ध कभी अभिशाप नहीं होता। उपयुक्त कथन किसका है? वीरों के लिए युद्ध कभी अभिशाप नहीं होता। किसके कथन है ये? ये कथन है अनंग सिंह का। किसका कथन है? अनंग सिंह का। टिक्का दौड़ में तुमने अपनी दोनों भुजाएं कटा ली है। अजय सिंह ने यहां दो भुजाएं किनको कहा है? टिक्का दौड़ में तुमने अपनी दोनों भुजाएं कटा ली है। अजय सिंह ने यहां दो भुजाएं किनको कहा है? शेरा और मेरा को, पवन सिंह और अनंग सिंह को, पवन सिंह और खेत सिंह को, शेरा और खेत सिंह को। किसको कहा है? शेरा और खेत सिंह को, क्योंकि ये दोनों ही वहां वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये दोनों ही वहां वीर गति को प्राप्त हुए थे, शेरा और खेत सिंह। टिक्का दौड़ में तुमने अपनी दोनों भुजाएं कटा ली है। क्योंकि अजय सिंह कह रहे थे, जो हमीर है वो कह रहा था कि मैं अब चित्तौड़ पर आक्रमण करूंगा, ठीक है ना, मालदेव के साथ युद्ध करूंगा। लेकिन अजय सिंह कह रहे थे कि तुमने पहले ही अपनी दोनों भुजाएं कटा ली है, तो अब एक बार पहले संगठित करो अपनी शक्ति को और फिर युद्ध करना, अभी युद्ध में जल्दबाजी न करो। युद्ध ही योद्धा की महान लिप्सा होती है। उपयुक्त कथन किसका है? युद्ध ही योद्धा की महान लिप्सा होती है। युद्ध ही योद्धा की महान लिप्सा होती है, कथन किसका है? अनंग सिंह का है। याद रख लेना, ये कथन अनंग सिंह के, एक बार फिर से रिवाइज मार लेना, अनंग सिंह के कथन और हमीर के कथन, क्योंकि दोनों ही युद्ध के लिए बार बार राणा हमीर के कथन, इनको ध्यान लगे लेना। योद्धा के जो भी प्रश्न, जो भी वाक्य होंगे वो इनके ही होंगे। युद्ध ही योद्धा की महान लिप्सा होती है, कथन किसका है? अनंग सिंह का है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। भगवती मां को खून दो, उसके खप्पर को रंड मुंड से भर दो, वह आपको स्वतंत्रता देगी, आपकी जन्मभूमि को मान मर्यादा देगी। उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन अनंग सिंह का है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है अनंग सिंह के, ध्यान लगा लेना, क्योंकि ये वाला कथन आपको ऐसा लगेगा कि लाखा का है, लेकिन लाखा का नहीं है। ये क्या है? अनंग सिंह का। युद्ध की ओर से कभी भी उदासीन न रहो, वीर के लिए युद्ध न करने का विचार ही मृत्यु है। युद्ध की ओर से कभी भी उदासीन न रहो। युद्ध की बात आ रही है। कौन है युद्ध वाला बंदा? अनंग सिंह। याद रख लेना, कौन है? अनंग सिंह। क्या कह रहा है? युद्ध की ओर से कभी भी उदासीन न रहो, वीर के लिए युद्ध न करने का विचार ही मृत्यु है। उपयुक्त कथन किसका है? अनंग सिंह का। जो राजपूत युद्ध से जी चुराता है वह नरक का भागी होता है, वह कभी पाप से मुक्त नहीं होता। उपयुक्त कथन किसका है? जो राजपूत युद्ध से जी चुराता है, जो राजपूत युद्ध से जी चुराता है वह नरक का भागी होता है, वह कभी पाप से मुक्त नहीं होता। उपयुक्त कथन किसका है? किसका है उपयुक्त कथन? अनंग सिंह का। याद रख लेना, किसका कथन है? अनंग सिंह का है। युद्ध युद्ध युद्ध, मेवाड़ का हर बेटा ढाल तलवार की बात करता है। युद्ध युद्ध युद्ध, मेवाड़ का हर बेटा ढाल तलवार की बात करता है, विरोध प्रतिशोध संघर्ष की बात करता है, किंतु उस युद्ध से लाभ ही क्या जो मनुष्य को ऐसी भयंकर पराजय दे जाए जिसका परिणाम जीवित मृत्यु सदृश हो। उपयुक्त कथन किसका है? ऐसा कथन तो अजय सिंह का हो सकता है, देख लेते हैं। अजय सिंह का बिल्कुल सही, अजय सिंह का, क्योंकि जो पहला युद्ध था उसमें प्रतिवाद किसने किया था? अजय सिंह ने किया था। अजय सिंह कह रहे थे कि युद्ध मत करो अभी, ठीक है ना, तब वो कह रहे हैं कि युद्ध युद्ध युद्ध, मेवाड़ का हर बेटा ढाल तलवार की बात करता है, विरोध प्रतिशोध संघर्ष की बात करता है, किंतु उस युद्ध से लाभ ही क्या जो मनुष्य को ऐसी भयंकर पराजय दे जाए जिसका परिणाम जीवित मृत्यु से दृश्य हो। उपयुक्त कथन किसका है? अजय सिंह का है। इसी के विरोध में वो अजय सिंह का जो हमीर है, जो पहले कथन आ चुका है, वो कहता है कि लाभ हानि का विचार व्यापारी करते हैं, योद्धा नहीं करते हैं। मैं वह प्राणी हूं जो केवल अपने स्वामी का हुक्म मानना ही अपने जीवन का परम धर्म समझता हूं।
चाहे मेरे स्वामी सदा ही क्यों न बदलते रहे। उपयुक्त कथन किसका है? मैं वह प्राणी हूं जो केवल अपने स्वामी का हुक्म मानना ही अपने जीवन का परम धर्म समझता हूं, चाहे मेरे स्वामी सदा ही क्यों न बदलते रहे। अब देखो स्वामी किसका बदला था, याद रखो, एक बार देख लेते हैं। पहले उत्तर है स मोजीराम, बिल्कुल सही है। अब इसको ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सकता है कि स्वामी बदलता रहे। अब स्वामी किसका बदलता है? स्वामी मोजीराम का ही बदलता है। पहले स्वामी मोजीराम का, कामदार मोजीराम का स्वामी कौन होता है? मालदेव। लेकिन दहेज में इसे कौन मांग लेता है? हमीर। तो बाद में इसका स्वामी कौन बन जाता है? हमीर। और वह कहता है कि मैं वह प्राणी हूं जो केवल अपने स्वामी का हुक्म मानना ही अपने जीवन का परम धर्म समझता हूं, चाहे मेरे स्वामी सदा ही क्यों न बदलते रहे। आपका साहस और व्यवहार भावी पीढ़ी के लिए एक दृष्टांत रहेगा। लोग विधवाओं को भी सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। उपयुक्त कथन किसका है? आपका साहस और व्यवहार भावी पीढ़ी के लिए एक दृष्टांत रहेगा। लोग विधवाओं को भी सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन है रानी का। उपयुक्त कथन किसका है? रानी का कथन है हमीर से, क्योंकि हमीर ने क्या किया था? उससे विवाह किया था और वो अपने आप में मतलब उसको बाल विधवा कहा गया था। देश को बादशाह के सिर की नहीं धन की आवश्यकता है। कथन किसका है? किसका कथन हो सकता है? यह कथन राणा हमीर का है। कौन से बादशाह के सिर की? मोहम्मद तुगलक। क्योंकि सभी कह रहे थे, जब मोहम्मद तुगलक को बंदी बना लिया गया था तो सभी कह रहे थे कि मोहम्मद तुगलक को मौत के घाट उतार दिया जाए, उसका सर जो है धड़ से अलग कर दिया जाए। लेकिन कहा कि देश को बादशाह के सिर के नहीं धन की आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने उससे 50 लाख रुपए लेकर उसे छोड़ दिया था राणा हमीर ने। मैं आपका सेवक रहूंगा, मुझे छोड़ दीजिए राणा जी, मैं आपकी गाय हूं। कथन किसका है? मैंने पहले कहा था, पहले आ चुका है जैसा का। किसका कथन है? जैसा का। ये लास्ट युद्ध का है, 5वें युद्ध का, जिसमें वो हार जाता है, उसे पकड़ लिया जाता है। नीति कहती है कि सेवक वही सच्चा सेवक है जो अपने स्वामी को निष्ठापूर्वक आज्ञा पालन करे, जो अपने स्वामी की निष्ठापूर्वक आज्ञा का पालन करे, चाहे उसके स्वामी सदा परिवर्तित ही क्यों न होते रहें। पर सेवक का धर्म स्वामी के प्रति शुद्ध हृदय से सेवा भाव रखना ही है। उपयुक्त कथन किसका है? मोजीराम का हमीर से। 100% मोजीराम का। अच्छा, हमीर का मोजीराम से है, याद रखना भैया। क्या है? हमीर का मोजीराम से है। दोबारा पढ़ के देखें क्या? नीति कहती है कि सेवक वही सच्चा सेवक है जो अपने स्वामी को निष्ठापूर्वक आज्ञा पालन करे, चाहे उसके स्वामी सदा परिवर्तित ही क्यों न होते रहें। पर सेवक का धर्म स्वामी के प्रति शुद्ध हृदय से सेवा भाव रखना ही है। मतलब वो उसको तैयार कर रहे हैं, बहला फुसला रहे हैं मोजीराम को। सोच रहे हैं कि कहीं मोजीराम को मैं भेज तो रहा हूँ वहाँ जैसा के पास, ये वहाँ जाके जैसा को बता ना दे, वरना सारी चाल जो है वो उल्टी पड़ जाएगी। बदली का चंद्र अधिक सुंदर है और उन्मादक होता है। किसका कथन है? हमीर का रानी से। बदली का चंद्र अधिक सुंदर और उन्मादक होता है। बदली का चंद्र मतलब बदली में छिपा हुआ चांद जो होता है। कहने से तात्पर्य यह है कि जैसे उस पर दाग लगा हुआ था विधवा का, मतलब बाल विधवा का, तो उसी तरह से वो कह रहे हैं बदली का चंद्र जो अधिक सुंदर और उन्मादक होता है। मूर्ख को समझाना दुष्कर होता है और बुद्धिमान को एक संकेत ही प्राप्त है। उपयुक्त कथन किसका है? मूर्ख को समझाना दुष्कर होता है और बुद्धिमान को एक संकेत ही पर्याप्त होता है। उपयुक्त कथन किसका है? हमीर का पवन शीशी। हमीर का पवन शीशी। किसका है? हमीर का पवन शीशी है। खून का टीका उपन्यास की भूमिका किसने लिखी? खून का टीका, खून की टीका नहीं, खून का टीका। खून का टीका उपन्यास की भूमिका किसने लिखी थी? खून का टीका उपन्यास की भूमिका किसने लिखी थी? यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने ही लिखी थी। स्वयं यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने ही लिखी थी। खून का टीका उपन्यास की भूमिका किस शीर्षक से लिखी गई? खून का टीका उपन्यास की भूमिका किस शीर्षक से लिखी गई? मैं इतना ही कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा, इस शीर्षक से लिखी गई। ये बातें आपको हर जगह नहीं मिलेगी।
सोच लेना भैया। खून का टीका उपन्यास की भूमिका किसने लिखी थी? यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने लिखी थी। किस नाम से लिखी थी? कि मैं इतना ही कहूंगा, इसी नाम से लिखी थी। चलते हैं आगे। खून का टीका उपन्यास कितने परिच्छेद में है? खून का टीका उपन्यास कितने परिच्छेदों में है? तो यह 27 परिच्छेदों में है। कितने परिच्छेदों में है? यह 27 परिच्छेदों में है। इसका अंतिम परिच्छेद आप देख सकते हैं 27 लिखा हुआ है, 27। खून का टीका उपन्यास समर्पित है, किसको समर्पित है? कर्नल जेम्स टोड व गौरीशंकर हीराचंद ओझा को, मुत्ता नैण सिंह को, कविराज श्यामलदास को, उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी को। खून का टीका उपन्यास शुरुआत में ये लिखा हुआ है कि इनको समर्पित है। कर्नल जेम्स टोड व गौरीशंकर हीराचंद ओझा को, मुत्ता नैण सिंह को और कविराज श्यामलदास को। यह नारी अग्नि में तपित कुंदन की भांति शुद्ध है। यह नारी अग्नि में तपित कुंदन की भांति शुद्ध है। अब ये कौन कह सकता है? ये कह सकते हैं हमीर। किसने कहा ये कथन? हमीर ने। यह नारी अग्नि में तपित कुंदन की भांति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कथन हमीर के अलावा कौन कह सकता है? मोजीराम कह सकता है। क्योंकि जब कहा जाता है कि ये मोजीराम कहते हैं कि इसने, यह जो रानी है ये पद्मिनी के समान है, पद्मिनी के समान है, तब पुरोहित जो होते हैं वो इसका विरोध करते हैं। पुरोहित तो कह ही नहीं सकते, मालदेव कहने से ही रहा, ठीक है ना। तो या तो हमीर कह सकता है या मोजीराम कह सकता है। तो अपने को याद रखना है कि यह नारी अग्नि में तपित कुंदन की भांति है। ऐसा किसने कहा था? हमीर ने कहा था। किसने? हमीर ने। क्षत्रिय कुल कलंक गद्दार किसे कहा गया है? क्षत्रिय कुल कलंक गद्दार किसे कहा गया है? जैसा को। क्षत्रिय कुल कलंक गद्दार, ऐसी कोई बात तो नहीं थी, लेकिन अगर कहा गया है तो कोई बात नहीं। जैसा को कहा गया है। किसको कहा गया है? जैसा को कहा गया है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र का जन्म कब हुआ था? यादवेंद्र शर्मा चंद्र का जन्म कब हुआ था? 15 मार्च 1932 ईस्वी को। कब हुआ था? 15 मार्च 1932 ईस्वी को। कुछ भी नहीं छोड़ा। यादवेंद्र शर्मा चंद्र कहाँ के रहने वाले थे? बीकानेर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बीकानेर के। बाद में कहाँ चले गए थे? जयपुर। जन्म इनका बीकानेर में हुआ था, निधन का हुआ था जयपुर में। यादवेंद्र शर्मा चंद्र को उनके किस कहानी संग्रह के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी के मीरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यादवेंद्र शर्मा चंद्र को उनके किस कहानी संग्रह के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी के मीरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जमारों के लिए। किसके लिए? जमारों के लिए। और जमारों के लिए ही उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था 1989 में, राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार। यादवेंद्र शर्मा चंद्र का उपन्यास नहीं है। अब ये वही चीज है, यादवेंद्र शर्मा चंद्र का उपन्यास नहीं है। मैंने कहा था ना कि उपन्यास अलग याद रखना, नाटक अलग याद रखना, कहानी संग्रह। ढोलन कुंजकली और गुलाबड़ी ये तो उपन्यास है पक्के। खम्मा अन्नदाता और चंदा सेठानी। एक और मुख्यमंत्री कुर्सी गायब हो गई। महामिलन और प्रतिशोध। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। तो उत्तर है 4, महामिलन और प्रतिशोध। यादवेंद्र शर्मा चंद्र का उपन्यास नहीं है महामिलन और प्रतिशोध। ये किसके हैं? ये बीजी के हैं। यादवेंद्र शर्मा चंद्र का कहानी संग्रह नहीं है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र का कहानी संग्रह नहीं है। 2 हिस्से में बंटी औरत, महापुरुष, जमीन का टुकड़ा, जंजाल और सपन प्रिया। कौन सा कहानी संग्रह नहीं है? यादवेंद्र शर्मा चंद्र का कौन सा कहानी संग्रह नहीं है? तो सपन प्रिया जो है वो नहीं है। वो किसका है? बीजी का है। बीजी कौन? विजयदान देथा का। किसका? विजयदान देथा का कहानी संग्रह है। 2 हिस्सों में बंटी औरत क्या है? कहानी संग्रह यादवेंद्र शर्मा चंद्र का। महापुरुष भी, जमीन का टुकड़ा भी और जंजाल भी, ये क्या है? कहानी संग्रह है, याद रख लेना। यादवेंद्र शर्मा चंद्र के किस उपन्यास पर दूरदर्शन सीरियल बन चुका है? यादवेंद्र शर्मा चंद्र के किस उपन्यास पर दूरदर्शन सीरियल बन चुका है? किस उपन्यास पर बन चुका है? 1000 घोड़ों का सवार पर। किस पर?
1000 घोड़ों का सवार पर उपन्यास बन चुका है। इसकी अगर PDF चाहिए तो आप 63 771 24 802 पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ इसकी PDF मिलेगी। तो ये थे प्रश्न, बड़ी मेहनत की है, 115 प्रश्न लिखना, ठीक है ना, वो भी छांट के आसान नहीं होता है, काफ़ी लंबी मेहनत लगती है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत। लगातार क्लासें आती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाले 7 दिनों के अंदर पूरा प्रयास करूँगा कि बहुत सारी क्लासें, सारांश और जिसे क्या कहते हैं रिवीजन क्लास, ठीक है ना, जिसमें स्पीड से रिवाइज करवाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं।